नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण की बेहतरीन जानकारी, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा की संधि। पिछले वीडियो में हमने संस्कृत भाषा की संधि पढ़ी थी, जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में भी करते हैं। वो संस्कृत नियम थे। आज हम हिंदी भाषा में विकसित नए शब्दों के लिए जो संधि प्रयुक्त की जाती है हिंदी में, उस संधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हम हिंदी की संधि के नाम से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो नियम हम पढ़ रहे हैं वो ऋस्वीकरण का नियम है। समास बनाने की प्रक्रिया में दीर्घ स्वरों का ह्रस्व स्वरों में बदलना ऋस्वीकरण कहलाता है। जो समास जब बनाया जाता है, उस समास प्रक्रिया के अंदर जब जो दीर्घ स्वर है और जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व स्वर में बदल जाते हैं, तो उसको ऋस्वीकरण कहा जाता है। समास प्रक्रिया में भी होता है, और जब ये प्रक्रिया में होता है तो उस प्रक्रिया में संधि होती है, तो उसको हम संधि प्रकरण में पढ़ते हैं। तो ये प्रवृत्ति तद्भव शब्दों, यानी कि जो तत्सम शब्द नहीं है, संस्कृत के शब्द नहीं है, जो हिंदी के अपने शब्द हैं, उन तद्भव शब्दों में शब्द या शब्द और शब्द का मेल होता है, या फिर शब्द या प्रत्यय का मेल होता है। शब्द के साथ शब्द जुड़ते हैं या फिर शब्द के साथ प्रत्यय जुड़ते हैं में मिलती है। तो ये प्रवृत्ति शब्द के साथ शब्दों का मेल में या शब्द के साथ प्रत्यय के मेल में मिलती है। तो इसका पहला नियम है सामान्य ऋस्वीकरण। दीर्घ स्वरों का अपनी जाति के ह्रस्व स्वरों में बदलना सामान्य ऋस्वीकरण कहलाता है। जो दीर्घ स्वर है वो अपनी जाति के ह्रस्व जो स्वर है उसमें बदल जाते हैं। जो दीर्घ स्वर अपनी जाति के ह्रस्व स्वर में जब बदलते हैं तो इसको सामान्य ऋस्वीकरण कहते हैं। जैसे आ का ए में बदलना, ई का ई में बदलना, ये सामान्य ऋस्वीकरण कहलाता है। और गुणात्मक ऋस्वीकरण, दीर्घ स्वरों का दूसरी जाति के ह्रस्व स्वरों में बदलना गुणात्मक ऋस्वीकरण कहलाता है। जो दीर्घ स्वर है उन दीर्घ स्वरों का दूसरी जाति के जो ह्रस्व स्वर है उनमें बदलने की प्रक्रिया को गुणात्मक ऋस्वीकरण कहते हैं। जैसे ओ का ऊ में बदलना, ए का ई में बदलना और ए का ए में बदलना, ये गुणात्मक ऋस्वीकरण कहलाता है। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि जो ऋस्वीकरण होता है वो ऋस्वीकरण दो प्रकार का होता है। तो सामान्य ऋस्वीकरण, यानी कि अपनी ही जाति के जो स्वर है उनमें बदलना, ये सामान्य ऋस्वीकरण। और गुणात्मक ऋस्वीकरण, अब दूसरी जाति के ह्रस्व स्वरों में बदलना गुणात्मक ऋस्वीकरण कहलाता है। तो ये गुणात्मक ऋस्वीकरण है। तो हम पहले पढ़ेंगे सामान्य ऋस्वीकरण, यानी कि आ का ए में बदलना, ई का ई में बदलना तथा ऊ का ऊ में बदलना, ये सामान्य ऋस्वीकरण है। तो इसके नियम पढ़ेंगे कि आ का ए में बदलना, तो इसको हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे पान धन वाड़ी, हमने शब्द लिए हैं कान धन कटा, कपड़ा धन छान। तो ये जो तीन शब्द हैं, पान धन वाड़ी का पनवाड़ी, कान धन कटा का कनकटा और कपड़ा धन छान का कपड़ छान, ये तीन तरह के शब्दों का निर्माण होगा। पान धन वाड़ी का पनवाड़ी होगा, कान धन कटा का कनकटा, कपड़ा धन छान का कपड़ छान होगा। इसी तरह से दोनों स्वरों का ऋस्वीकरण, जो दोनों स्वर हैं, पानी धन घाट, दोनों स्वरों का ऋस्वीकरण, जैसे पानी धन घाट, पानी धन डूबी और उद्धन छादन। यहाँ पर दोनों तरफ के जो स्वर है उनका ऋस्वीकरण होगा। जैसे पानी के अंदर यहाँ पर नी बड़ा है और घाट के अंदर यहाँ पर आ है। यहाँ पानी के अंदर ई बड़ा है और डूबी के अंदर यहाँ पर ऊ बड़ा है। उद्धन छादन, तो यहाँ पर छा है तो इसमें एक तरफ है। तो देखेंगे पानी धन घाट का पनघट, यहाँ पर पा का
पे हो रहा और नी का ने हो रहा। उस तरह से पानी धन डूबी का पनडुब्बी होगा, ऊ बड़ा है, यहाँ पर ऊ छोटा हो रहा है, पा का पे हो रहा और ने का नी का ने हो रहा है। उस तरह से उद्दन छादन में उच्छादन जो आपके दे है, दे का चे हो रहा है, तो ये चे में परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें ऋस्वीकरण नहीं होकर के बदलाव हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है दे का चे में, जो कि व्यंजन संधि का नियम यहाँ पर है। इस तरह से हम देखते हैं ई का ई में रूपांतरण, जैसे भीख धन मंगा, पी धन आ, मीठ धन बोला, तो यहाँ पर भीख धन मंगा का भिखमंगा, पी धन आ का पिया, मीठ धन बोला का मिठ बोला। भीख धन मंगा का भिखमंगा, पी धन आ का पिया और मीठ धन बोला का मिठ बोला। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो भीख के अंदर ई की मात्रा वो छोटी हो रही और मंगा शब्द बन रहा। उसी तरह से पी के अंदर पी में ई की मात्रा छोटी हो रही है। पी धन आ का पिया, जो पी की मात्रा बड़ी है, यहाँ पर पी में मात्रा छोटी हो गई है। वैसे ही मीठ धन बोला का यहाँ पर मे के अंदर ई की मात्रा बड़ी है, जबकि मिठ बोला के अंदर ई की मात्रा छोटी हो गई, तो यहाँ पर ई का ऋस्वीकरण हुआ और इस तरह के ऋस्वीकरण को सामान्य ऋस्वीकरण कहते हैं। फिर ऊ का ऊ में रूपांतरण, जैसे फूल धन वारी, बूढ़ा धन पा, लूट धन एरा। यहाँ पर फूल धन वारी का फुलवारी हो रहा है, बूढ़ा धन पा का बूढ़ापा और लूट धन एरा का लुटेरा। यहाँ पर फूल में जो ऊ की मात्रा बड़ी है, यहाँ पर फूल के अंदर ऊ की मात्रा छोटी हो रही है, इसलिए फूल धनवारी का फुलवारी हो रहा है। वैसे ही बूढ़ा में बे के अंदर ऊ की मात्रा बड़ी है और यहाँ पर ऊ की मात्रा छोटी हो रही है, बूढ़ा धन पा का बुढ़ापा। वैसे ही लूट धन एरा का लुटेरा हो रहा है, लूट ले के अंदर ऊ की मात्रा बड़ी है और यहाँ पर तो ऊ जो बड़ा है ये, वैसे ही यहाँ पर वो छोटा हो रहा है, तो लूट धन एरा का लुटेरा। तो यहाँ पर हम सामान्य ऋस्वीकरण पढ़ रहे हैं। जो आ है, आ अपनी जाति के ए में बदल जाता है, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं दोनों स्वरों का ऋस्वीकरण, दोनों तरफ ऋस्वीकरण हो रहा है। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं जो ई है, ई का ई में बदलना, ये भी सामान्य ऋस्वीकरण, क्योंकि ई अपनी जाति के ई में बदल जाता है। और जो ऊ है, बड़ा ऊ है, वो छोटे ऊ के अंदर बदल रहा है। ये जो ऊ है वो जब ऊ में बदलता है तो अपनी जाति के ऊ में बदल रहा है, इसलिए इसको हम सामान्य ऋस्वीकरण कहते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा है गुणात्मक ऋस्वीकरण, जैसे ओ का ऊ में बदलना, ए का ई में बदलना तथा ए का ए में बदलना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ओ का ऊ में बदलना, तो घोड़ा धन सवार शब्द है। वैसे ही नोक धन इला है, सोना धन आर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं घोड़ा धन सवार का घुड़सवार हो रहा है, ओ का ऊ में रूपांतरण हो रहा है। नोक धन इला का नुकीला हो रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ओ का ऊ में रूपांतरण, उस तरह से सोना धन आर का सुनार हो रहा है, ओ का ऊ हो रहा है, तो सोना धन आर से सुनार बन रहा है। तो ओ का ऊ में बदलना, इस तरह से अगला नियम है। जैसे अगला उदाहरण है यहाँ पर, दो धन गुणा का दोगुना, मोटा धन आपा का मोटापा और लोहा धन आर का लोहार, छोटा धन पन का छुटपन। देखते हैं, दो धन गुणा का दुगुना होगा, मोटा धन आपा का मोटापा, लोहा धन आर का लोहार, छोटा धन पन का छुटपन। तो ओ का ऊ हो रहा है, यहाँ पर जो मे के अंदर ओ की मात्रा है उसका भी यहाँ पर मे के अंदर ऊ की मात्रा लग रही है। इस तरह से लोहा धन आर का लोहार हो रहा है, लोह के अंदर जो ओ की मात्रा उसका ऊ हो रहा है। छोटा धनपन है तो छो है, छो का छू हो रहा है, छोटा धनपन छुटपन। इस तरह से ए का ए, एक धन तारा इकतारा, एक धन 30 का शब्द है, एक धन तरपा। तो यहाँ पर ए का ई में रूपांतरण पढ़ेंगे, एक धन तारा का इकतारा,
ए का ई हो रहा है, एक दंत तीस का 31, एक दंत तरफा का एक तरफा। तो यहाँ पर जो ए है, ए का ई में रूपांतरण हो रहा है, एक दंत तीस का 31, एक दंत तरफा का एक तरफा। वैसे ही हम देखेंगे ए और ए का ए में रूपांतरण, तो एक धन एला अकेला शब्द यहाँ पर बन रहा है। जो ए का ए में रूपांतरण, जैसे एक है, एक धन एला लिखेंगे तो वो अकेला होगा, तो ए का ए के अंदर जो रूपांतरण हो रहा है। अगला नियम देखेंगे इसके अंदर हम, नंबर 2 नंबर नियम है दीर्घीकरण। यह प्रवृत्ति प्राय तत्सम शब्दों में शब्द धन प्रत्यय, यानी कि जो दीर्घीकरण का जो नियम है, तो ये दीर्घीकरण का नियम हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम दीर्घीकरण पढ़ रहे हैं। तो यह प्रवृत्ति प्राय तत्सम शब्दों, यानी तद्भव शब्दों में नहीं, तत्सम शब्दों में शब्द धन प्रत्यय, यानी जो प्रत्यय इक ये शून्य जोड़ने पर या ए ई उ की संधि में मिलती है। तो इसको हम स्वर संधि में पढ़ते हैं। ए और ए मिलकर आ होता है, ई और ई मिलकर ई, और ऊ मिलकर ऊ होता है। दीर्घ स्वर संधि में भी इसको हमने पढ़ा था। इसको एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। अगर ए है तो ए का आ हो जाता है, जैसे सप्ताह धन इक, समाज जन धन इक, मुख्य धन अर्थ, चर धन चर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो सप्ताह धन इक है, यहाँ पर जो इक प्रत्यय लगने से, जो कि हमने यहाँ पर सबसे पहले देखा था कि तत्सम शब्दों में ये शब्द धन प्रत्यय योग से, जैसे ये संस्कृत के जो 7 प्रत्यय हमने पढ़े थे, उन 7 प्रत्ययों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। उन प्रत्ययों प्रभाव से मात्राएं बढ़ती है, मात्राओं वृद्धि होती है। तो वही दीर्घीकरण यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि ये सप्ताह है, सप्ताह में एक प्रत्यय जोड़ने से साप्ताहिक जो प्रथम वर्ण है उसके अंदर मात्रा बढ़ जाती है, एक मात्रा, तो एक मात्रा 2 मात्रा हो गई, यानी ए का आ हो गया, सप्ताह का साप्ताहिक। उसी तरह से समाज धन का सामाजिक, मुख्य धन अर्थ का मुख्यार्थ। तो उस तरह से यहाँ पर ए और ए मिलकर आ हुआ है, यहाँ पर प्रत्येक प्रभाव से और यहाँ पर संधि के प्रभाव, स्वर संधि प्रभाव से ए और ए मिलकर आ हो गए। तो मुख्य धन अर्थ का मुख्यार्थ, चर धन चर, चराचर, यहाँ पर भी संधि प्रभाव से हो रहा है। जो र है, रे के अंदर जो ए है, तो यहाँ पर ए नहीं है, लेकिन फिर भी ये आ हो रहा है, इसलिए हम इसको दीर्घीकरण के अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये ए चर 2 शब्द मिले, यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए, चे के अंदर ए है, तो यहाँ पर चर और चर से चराचर हो गया। इस तरह से हम देखते हैं ई का ए हो जाता है, जैसे नीति धन इक, दिन धन इक। तो नीति धन इक का नैतिक, ई का ए हो गया, ए हो गया, सॉरी यहाँ पर इक का ए होता है। दिन धन इक का दैनिक, तो यहाँ मात्रा नहीं लगी हुई है, यहाँ पर ए होगा। तो ई का ए में परिवर्तन, जैसे नित्य धन ई का नैतिक, दिन धन ई का दैनिक होता है। उस तरह से आगे देखेंगे, जैसे ऊ का ओ हो जाता है, जैसे उपचार धन ई का औपचारिक, जो यहाँ पर ऊ है, ऊ का औ हो रहा है। ये हमने प्रत्येक अंदर भी पढ़ा था कि ऊ का औ का अंदर रूपांतरण, तो उपचार धन ई का औपचारिक होता है। तो अन्य उदाहरण देखेंगे हम इसी तरह के, जो दीर्घीकरण के उदाहरण है। मुसलधार का मूसलाधार, दीन धननाथ का दीनानाथ, लिखना धन पढ़ना का लिखा पढ़ी, मिलना जन जोल का मिलन जोल। तो मूसलधार का मूसलाधार, दीन धननाथ का दीनानाथ, लिखना धन पढ़ना का लिखा पढ़ी, मिलना धन जोल का मेल जोल होगा, मिलना धन जोल से मेल जोल। तो ये दीर्घीकरण के अन्य उदाहरण हैं। आगे देखते हैं कि आगे जो संधि है उस संधि में हम देख रहे हैं अगला नियम है महाप्राणीकरण। शब्द का अंत में यदि अल्पप्राण ध्वनि के आगे हे हो तो अल्पप्राण ध्वनि महाप्राण ध्वनि हो जाती है।
जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कब धन ही, तो यहाँ पर जो है तो है का यहाँ पर जो बे है हट रहा है और है की वजह से बे का भे हो रहा है, क्योंकि बे जो अल्पप्राण है और बे का जो महाप्राण रूप है वो महाप्राण रूप भे होता है। इसलिए ये नियम है कि शब्द के अंत में यदि अल्पप्राण ध्वनि के आगे है, जो अल्पप्राण ध्वनि है और इसके आगे अगर है तो वो अल्पप्राण ध्वनि महाप्राण ध्वनि हो जाती। जो कब है तो कब और है के अंदर एक ही मात्रा लगी तो बे का भे हो जाएगा, है हट जाएगा और मात्रा वही रहेगी, तो कब का कभी। उस तरह से तब के आगे है तो तब से तभी बे का भे हो रहा है। उस तरह से सब धन ही का सभी, अब धन ही का अभी और जब धन ही का जभी हो रहा है। तो ये महाप्राणीकरण है, अल्पप्राण का महाप्राण। तो पहले ऋष स्वर का दीर्घ हो रहा था तो यहाँ पर हमने दीर्घीकरण पढ़ा था, अब ये अल्पप्राण का महाप्राण हो रहा था तो हम महाप्राणीकरण पढ़ रहे हैं। तो अगला देखेंगे अल्पप्राणीकरण। अल्पप्राण का महाप्राण हो रहा था और अब महाप्राण का अल्पप्राण होगा, कि हम देखेंगे कि कभी कभी पहले शब्द के अंत में आने वाली महाप्राण ध्वनि का अल्पप्राण हो जाता है। जैसे शब्द लिखा ताक पर, तो यहाँ पर ताक पर हम बोल देते हैं। अगला लिखा दूध वाला, तो हम इसको जल्दबाजी में बोलते हैं दूध वाला भी बोल देते हैं। थे का जो अल्पप्राण है वो दे है और खे का जो अल्पप्राण है वो के है। तो ये हमारे उच्चारण की त्रुटियों के कारण होता है, जिसको जब हम इनका उपयोग करते हैं हिंदी के अंदर तो इनको पढ़ना जरूरी है। ताक पर ने बोलकर हम ताक पर बोल देते हैं, दूध वाला ने बोलकर हम दूध वाला बोल देते हैं। तो इस तरह का हिंदी में प्रयोग होता है, इसलिए इसको हमें पढ़ना जरूरी है। अगला है लोप। कहीं कहीं दो ध्वनियों की संधि में एक ध्वनि का लोप हो जाए। जब दो ध्वनि होती है तो दोनों ध्वनियाँ साथ में नहीं रह पाती और उसका लोप हो जाता है। जैसे यहाँ और इसका आगे अगर है तो यहाँ का यही हो गया, वहाँ और इसका आगे है तो वही हो गया। इस तरह यह और उसका आगे ही है तो यही हो गया। इस के आगे अगर ही है तो इसी हो गया और तुम का आगे ही है तो तुम ही हो गया। तुम ही ने बोलकर हम तुम ही बोलेंगे, इस ही नहीं बोलकर हम इसी बोलेंगे, यह ही नहीं बोलकर हम यही बोलेंगे, वहाँ ही नहीं बोलकर हम वही बोलेंगे और यहाँ ही नहीं बोलकर हम यही बोलेंगे। इस तरह से इन नवीन शब्दों का निर्माण हुआ है जिनको हम सर्वनाम में भी प्रयोग करते हैं और विशेषण में भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये लोप हो जाता है ध्वनियों का, तो इस लोप के बारे में भी हमने जाना है। अगला हम देखेंगे कि ये का आगमन। कभी कभार ये का आगमन होता है, तो ये का आगमन के लिए देखेंगे उदाहरण लिखा हुआ है। जैसे लड़की है और ओ आया हुआ है, तो लड़की अगर ओ है तो यहाँ पर ओ नहीं होकर यो होगा, तो लड़कियों होगा। इस तरह से नदी धन ओ आया हुआ तो नदियों होगा, ओ का यो हो रहा है। इस तरह से कवि धन ओ का कवियों हो रहा है, रोटी धन ओ का रोटियों हो रहा है। तो यहाँ पर ये का आगमन हो रहा है, मात्रा वही रह रही, ए हट करके यहाँ पर ये हो रहा है। उस तरह से रो धन आ का रोया, खा धन आ का खाया, ले धन आया का लिया, बेटी धन ओ का बेटियों। इस तरह से सातवां नियम है सादृशीकरण का नियम। जैसे पोद धन द्वार का पोदार, तो सादृशीकरण हो जाता ते का दे में परिवर्तन, उत धन ले का उल्ले ते का ले में परिवर्तन। ये हम व्यंजन संधि में ते दे की संधि में हम पढ़ चुके हैं इसको। तो अगर ते दे के बाद में दे हो तो ते दे में परिवर्तन हो जाता है, ये पढ़ा था। तो ये सादृशीकरण का नियम है। एक जैसे शब्द हैं तो उनका एक जैसा रूप हो जाता है। ते के बाद में अगर ले है तो ते की जगह ले हो जाएगा, अगर ते के बाद दे है तो ते की जगह दे हो जाएगा। तो ये सादृशीकरण का नियम है। पोत धन द्वार का पोदार, उत धन ले का उल्लेख होता है। आगे हम देखेंगे आठवां नियम है कि ध्वनि समीकरण का नियम। दो भिन्न ध्वनियों का योग एक ध्वनि में बदलना ही ध्वनि समीकरण कहलाता है। जो दो भिन्न जो ध्वनियाँ उनका योग एक ध्वनि में बदलना ही ध्वनि समीकरण कहलाता है। बात जन
धन चीत का बातचीत होगा। जो ते है, ते के बाद अगर चे है तो आपके ते चे में बदल जाएगा। ये हमने ते देख संधि में भी पढ़ा था। अगर पंडित जन जी है तो यहाँ पर पंडित जी हो जाएगा। ते के बाद अगर जे है तो ते जे में बदल जाता है। पंडित जन जी का पंडित जी हो गया। उस तरह से डाक धनगर का डाकघर हो गया। के का घे में बदल जाना। तो ये आपके दो भिन्न ध्वनियों का योग एक ध्वनि में बदलना ही ध्वनि समीकरण कहलाता है। तो यहाँ हम इस ध्वनि समीकरण उदाहरण देख रहे हैं, जिनमें से ये जो दो नियम है ते दीर्घ संधि के नियम है, और यहाँ हम जो देख रहे हैं अल्पप्राण महाप्राण का नियम। डाक धनगर है तो डाकघर यहाँ पर हो रहा है, तो इसको ध्वनि समीकरण कहा जाता है। फिर है प्रत्यय से परिवर्तन। प्रत्यय से परिवर्तन हमने देखा था 7 प्रत्ययों से परिवर्तन। वृषधन का वार्षिक, प्रथम शब्द के प्रथम वर्ण की मात्रा में वृद्धि होती है। इक एरा या ये ए प्रत्ययों के प्रयोग से। चाचाधर ने एरा का चचेरा, एरा प्रत्यय से आ की मात्रा हटकर ए में बदल रही है। तो ये हमने पढ़ लिया था पहले प्रत्यय के अंदर कि कुछ की मात्राओं में वृद्धि होती है और कुछ की मात्राओं में ह्रास होता है, कमी होती है। जैसे चाचाधन एरा का चचेरा हो गया। खारधन या का खटिया, जेठधन आदमी का जेठानी, यहाँ पर आ हो रहा है। भारतधन ये का भारतीय, मनुष्य धन त्वे का मनुष्यत्व। इस तरह का प्रत्येक के प्रयोग से इनमें परिवर्तन होता है। तो ये हिंदी संधि का नियम है। तो हिंदी संधि जो ये 9 नियम है, इन 9 नियमों को हमने पढ़ा है। इनके बारे में जानकारी रखने से जो थोड़ा बहुत हमारे अंदर कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया। कुछ ऐसे शब्द थे जिनका निर्माण कैसे हो, यह हमें जानकारी मिली है। उस संधि से परे जो उदाहरण अगर हमारे सामने आए तो हम इस हिंदी संधि के माध्यम से उनका समाधान कर सकते हैं। इसको पढ़ने का हमारा यही उद्देश्य था कि इन तीनों संधियों के अलावा जो कुछ भी शब्द निर्माण की प्रक्रिया संधि द्वारा होती है उसमें कुछ रह गया हो तो हम उन नियमों का भी संकलन करें और आपके सामने प्रस्तुत करें। तो आज हमारी ये संधि पूरी हुई है। संधि के जितने भी नियम थे वो हमने सारे नियम पढ़ लिए। अब ऐसा कोई भी नियम नहीं बचा है जो संधि के नियम हमने पीछे रह गए। आज तक जितने नियम है वो हमने पढ़े हैं और कुछ नए नियम भी विकसित हो सकते हैं जिनकी जानकारी समय के अनुसार मिलेगी। आज तक जितने नियम विकसित हुए हैं उन सभी नियमों को हमने पढ़ा है। तो आज ये संधि प्रकरण हम यही समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बालाजी कोचिंग सेंटर पुष्कर में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक जानकारी के लिए बेल आइकन पर